नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिन पर विवाद हो गया है। इन तस्वीरों में राहुल गांधी के साथ भारत विरोधी इल्हान उमर नजर आ रही हैं और अब बीजेपी ने इसे लेकर के राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसी उतावलेपन की वजह से ही कोई कट्टरपंथी इस्लामिक इल्हान उमर से मुलाकात कर सकता है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा है कि लाल घेरे में ये महिला अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता इल्हान उमर हैं, जो कि खालिस्तान और कश्मीर को अलग देश बनाने का लगातार समर्थन करती हैं। अभी अमेरिका में राहुल गांधी जी इसी एजेंडे के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात वॉशिंगटन डीसी स्थित रेबर्न हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई है और इस बैठक की मेजबानी कांग्रेसमैन ब्रेडली जेम्स शर्मन ने की है। इस प्रतिनिधिमंडल में इल्हान उमर के अलावा सेनेटर जोनाथन जैक्सन, सेनेटर रो खन्ना, सेनेटर राजा कृष्णमूर्ति, सेनेटर बराबरा ली भी शामिल थे। राहुल गांधी ने अमेरिका के दौरे पर आरक्षण को लेकर के एक बयान दिया, जिस पर अब बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बात के दौरान राहुल गांधी से सवाल किया गया कि भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा। इस पर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा, जो कि अभी नहीं है। राहुल गांधी ने कहा था कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सफाई भी दी और कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि आरक्षण समाप्त करने की बात करके राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने लाए हैं। राहुल का बयान क्षेत्रवाद, धर्म और भाषा के आधार पर दरार पैदा करने की कांग्रेस की राजनीति को उजागर करता है और गृह मंत्री ने विस्तार से अपनी राय एक्स पर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है और भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी के आरक्षण पर दिया अमेरिका में बयान पर एनडीए अब हमलावर है। एनडीए का कहना है कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में आरक्षण बचाने की बात कह रहे थे और आज आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं। देश की जनता सब देख रही है। महीना पहले इन्होंने प्रयोग किया और 3 महीना के बाद ये फिर दूसरा प्रयोग कर रहे हैं और देश में नहीं हुआ तो विदेश में जाकर के बोले। उनको लगा कि विदेश से हमारी बात यहाँ आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। इनको तो जानकारी होगा कि कहीं भी बोलेंगे तो लोग जानेंगे ही। और जब यहाँ यह मामला प्रकाश में आया है तो देश में तो पहले से इनके खिलाफ है लोग। अब समझिए इतना बड़ा वर्ग है जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनको तो ये नाराज ही कर दिए। अमेरिका में कांग्रेस सांसद ने कहा था कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी थी क्योंकि देश में डेमोक्रेसी ठीक से काम नहीं कर रही थी। राहुल गांधी के बयान पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का बयान देश के बाहर अधिक आता है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर भरोसा नहीं है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने देश के बाहर उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसको लेकर के भारत देश में बताते चले आपको सियासत काफी ज्यादा गर्म है, चूंकि आरक्षण को लेकर के उन्होंने विवाद दिया और डेमोक्रेटिक टाइम को लेकर के उन्होंने कहा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी अभी भारत में चल रही है, लोकतंत्र की स्थिति क्या है, इस पर उन्होंने बयान दिया। और अब इस पर बता दें आपको, देश के नेता जो हैं, एनडीए दल के जितने नेता हैं वो पलटवार कर रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि राहुल गांधी देश के बाहर ही देश को लेकर के ज्यादा बयान देते हैं और
उनका जो आरक्षण विरोधी चेहरा है वो सबके सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की जितने बड़ी बड़ी बयान है वो देश के बाहर ही जाके होता है। देश के किसी भी संवैधानिक संस्था पर उनको भरोसा नहीं है, देश की मीडिया पर उनको भरोसा नहीं है। तो जो भी देश विरोधी बातें हैं वो देश के बाहर जाके करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको सीख लेनी चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। जब वो यूएन में भाषण गए तो कैसे देश को एक पूरे विषय को कैसे रखा। पटना से एक बड़ी खबर, गांधी मैदान में बम ब्लास्ट का एक मामला सामने आया। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 4 आरोपी को सजा मिली। आपको बताते चलें 4 आरोपी को फांसी की सजा मिली थी। हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदला। 2 आरोपी की उम्र कैद की सजा बरकरार है। सिविल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं पटना से। आपको बताते चलें गांधी मैदान में बम ब्लास्ट का मामला, और इस मामले को लेकर के पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए पटना हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है बम ब्लास्ट मामले को लेकर के, आपसे जानना चाहेंगे पूरी जानकारी। सिविल कोर्ट से जिन 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उन 4 आरोपियों को फांसी की जो सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा जिन 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी उन्हें उम्र कैद की सजा बहाल रखी गई है। हैदर अली, मुजिबुल्लाह नुमान और इम्तियाज को फांसी की सजा हुई थी और हाईकोर्ट ने इन 4 की फांसी की जो सजा थी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। जबकि निचली अदालत ने उमर और अजहरुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसको बरकरार रखा गया। जो वकील है इमरान गनी, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है उसको वो ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन बहरहाल आज हाईकोर्ट ने 4 जो आरोपी हैं उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में की सजा बरकरार रखी है और 2 को जो पहले से निचली अदालत ने दी थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा उसको यथावत रखा है। जी संजय, जब इनके वकील से बात की गई तो वकील का क्या कहना था? देखिए वकील का कहना है वो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने कहा था कि हमारे जो क्लाइंट है वो बेकसूर है, तो ऐसे में उनके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं बनता है। और ये जो अदालत ने जो सजा सुनाई है इसके खिलाफ वो ऊपरी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि ये हाई कोर्ट का फैसला है, अभी इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। जी, तो क्या लग रहा है ये मामला अब उच्च न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक क्या जाएगा ये मामला? जी बिल्कुल, जो आरोपी बनाए गए हैं जिनको आज सजा दी गई है पटना हाईकोर्ट द्वारा, उनके जो वकील हैं इमरान गनी, उनका कहना है कि अब अदालत का जो आज ये फैसला आया है इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। देखना होगा कितने दिनों के अंदर वो चुनौती देते हैं। बहरहाल जो सजा है उसमें अदालत ने सुना दी है। 6 आरोपी हैं इन सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हाईकोर्ट ने तय किया है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला, बता दें आपको सिविल कोर्ट ने पहले सजा दी थी उम्र कैद की सजा, 2 आरोपी की उम्र कैद की सजा बरकरार रहेगी। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर बिहार की सियासत गरमाती हुई दिख रही है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से माता पिता के शासनकाल में 118 नरसंहार के साथ पिछड़ों दलितों की हकमारी के लिए माफी मंगवाने की मांग की है। जेडीयू पर आरजेडी ने पलटवार किया और पलटी मार राजनीति के लिए जेडीयू से माफी मांगने की मांग की। तो तेजस्वी यादव अगर हिम्मत है तो अपने पिता से घोषणा करवाइए कि 15 वर्ष तक पति पत्नी के शासनकाल में जो 118 नरसंहार, चरवाहा विद्यालय, समाज के दलित अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के वाजिब हक पर जिसे राजनीतिक वज्रपात किया गया था, उस गलती को आप नहीं, आपके पिता में नैतिक बल अगर है तो अपने पिता को कहिए कि वह सार्वजनिक बयान दें कि मैं गुनाहगार हूं, मैंने बिहार को रसातल में पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा की है। और आप तो स्वीकार कर ही चुके हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार के शिल्पकार रहे। जेडीयू जिस पलटी मार राजनीति करके सत्ता में बनी हुई है, ले इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि बिहार को नीचे से टॉप हो रहा है। बिहार हर मामले में बिहार निचले पायदान पर है, फिसड्डी है। तो 18 वर्षों का हिसाब किताब जेडीयू दे दे। सत्ता की मलाई खाने से मतलब है, जनता की भलाई करना है नहीं।
आरा से खबर है, जहां पर एक सनकी पति ने खंती से मार करके पत्नी और बेटी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, लेकिन अजीमाबाद थाने से आरोपी फरार हो गया। इससे नाराज लोगों ने पत्नी और बेटी के शव के साथ में आरा डीएम ऑफिस के पास सड़क जाम कर दिया। नाराज लोग अजीमाबाद थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। उस आरोपित को पैसा लेकर या किसी अन्य कारण से उस आरोपित को छोड़ दिया गया है, जो कि फरारी में है। आज वो आरोपित किसी और घटना का अंजाम देता है। कारण ये है कि उस आरोपित को छोड़ दिया गया है। अजीमाबाद थाना द्वारा बीते रात को उस आरोपित को छोड़ दिया गया है। यही कारण है कि हम लोग रोड पर आने का काम किया है। मिली भगत पुलिस है, एकदम थाना अध्यक्ष मिली भगत है। उस थाने अध्यक्ष को मैं एसपी साहब और डीएम साहब से मांग करता हूं, इनसे नम्र निवेदन करता हूं, उस थाना अध्यक्ष को तत्काल डिसमिस किया जाए। मंगलवार को मोतिहारी में रेलवे गुमटी के पास में लड़की ने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी की कोशिश की थी। इस मामले में अब लड़की ने खुद को डिप्रेशन में होने और तबीयत खराब होने का हवाला दिया है। न्यूज 18 की टीम जब चकिया मानसी छपरा पहुंची तो उसके माता पिता का अजीब बयान सामने आया। पिता ने बेटी की तबीयत खराब होने की बात कही और खान पान ठीक नहीं होने की वजह से चिड़चिड़ापन और खुदकुशी की कोशिश की बात कही। लड़की ने तबीयत खराब होने की बात कहते हुए बात करने से इनकार कर दिया। ये मामला बढ़ने के बाद रेलवे के अधिकारियों ने लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने का आदेश जारी किया है। थोड़ा सा चक्कर वक्कर आगे रहे सवेरे सवेरे उठ के चले पढ़े, दो ट्यूशन करे के पढ़ले, बाद में स्कूल जाले चक्कर वक्कर आ गए, गिर उड़ गए का इलाज कराई तरी खराब बुखार उखार लग दिन से चक्कर उकर आ गया। तब दवा उवा करावल जाई बाटे। हाँ, अब पढ़ाई में 5 बजे बहरले ट्यूशन, 2 को ट्यूशन करले, ओना से स्कूल चल जाले। हाँ, वही से चक्कर उकर आ गई। चक्कर आ गया तो तबीयत खराब है क्या? हाँ। तो कैसे बच गई आप? ट्रेन रुक गया। पढ़ाई करती हैं आप? हाँ। कौन से क्लास में करती पढ़ाई? 10th में पढ़ाई करती हैं। कौन से स्कूल में? बाबूलाल से। गया में एक युवक को रील बनाना भारी पड़ गया। युवक ने फिल्म के एक डायलॉग पर रील बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। रील में पुलिस इंस्पेक्टर को मारने की बात की जा रही है। रेल पटरी के बीच हथियार के साथ ये रील बनाया गया। पुलिस को जैसे ही इस वायरल वीडियो की जानकारी हुई तो तुरंत एक्शन लिया। रील बनाने वाले युवक को पकड़ा। आरपीएफ का कहना है कि युवक और उसके साथी मोबाइल चोरी करके रील्स बनाते हैं। फिलहाल उसके साथियों की तलाश की जा रही है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हथियार के साथ बनाया गया रील और दूसरी तरफ एक्शन लिया गया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है, साथ ही साथ उसके अब साथियों की भी तलाश की जा रही है। बेगूसराय सदर अस्पताल के लिए बन रहे नए भवन में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। भवन निर्माण में लगे मजदूर बिना सेफ्टी के काम कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो किसी की जान जा सकती है। अस्पताल प्रशासन भी इसको लेकर के ध्यान नहीं दे रहा है। कोई भी व्यवस्था नहीं है। कुछ व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो कंपनी करवा रही है ढलाई, कभी भी अगर गिर जाएगा तो हो सकता है क्षति हो सकता है। अगर कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो मतलब यहाँ तो संवेदक होंगे, चाहे मतलब जिला प्रशासन होंगे या सदर क्या बोलते हैं जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वही होंगे। लगातार ये 4 तल्ला 5 तल्ला हुआ, इसी तरह हुआ। आज तक कुछ सेफ्टी का कोई व्यवस्था नहीं किया। सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचस में बंधक बना करके छात्रा से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया। 3 आरोपियों पर थाने में केस दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। छोटे भाई की हत्या की धमकी दी थी। 2 दिन तक बंधक बना करके रेप किया गया। मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेजा गया है। बता दें आपको, कोचस में बंधक बना करके छात्रा से रेप किया गया। वो भी आपको बता दें कि कहा गया उस लड़की से कि छोटे भाई की हत्या कर दी जाएगी और ये धमकी देकर के लड़की से पीड़िता से दुष्कर्म किया गया। 3 आरोपियों पर थाने में केस दर्ज किया गया है। बता दें आपको, आरोपी फरार हैं जिसकी तलाश जारी है। 2 दिन तक बंधक बना करके रेप करने का मामला सामने आया है। फिलहाल मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेजा गया है अस्पताल। बताते चले आपको,
सासाराम से खबर सामने आ रही है। अब ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कोचस थाना से एक पीड़ित नाबालिग बच्ची को लेके यहाँ पे रात में आई थी, जिनका और उनके द्वारा बताया गया कि सस्पेक्टेड रेप केस की संभावना जताया उन्होंने। तो हमने उनको यहाँ प्राथमिक उपचार करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल सासाराम रेफर किया है। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्लेटलेट्स की खपत भी बढ़ गई है और ऐसे में पीएमसीएच ब्लड बैंक पूरी तरीके से तैयार है। यहां पर काफी मात्रा में प्लेटलेट्स का स्टॉक रखा जा रहा है। अधिकारियों और कर्मियों को 24 घंटे ड्यूटी पर तैनात किया जा रहा है, जो टेक्नीशियन की मदद से प्लेटलेट्स तैयार करवा रहे हैं। डॉक्टरों की अगर माने तो इस बार प्लेटलेट्स की डिमांड कम है। ब्लड बैंक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। पीएमसीएच में डेंगू को लेकर पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स उपलब्ध है और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। ब्लड बैंक की बात करेंगे तो 24/7 जो यहाँ के अधिकारी हैं या टेक्नीशियंस हैं यहाँ उपलब्ध रहते हैं और प्लेटलेट्स तैयार भी करते हैं। स्टॉक में कितनी मात्रा में प्लेटलेट्स है ये भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखा दें कि देखिए बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर हाईटेक मशीनें जो हैं लगी हुई है और जो भी टेक्नीशियंस हैं वो प्लेटलेट्स तैयार करते हैं और जो मरीज यहाँ आते हैं उन्हें आसानी से प्लेटलेट्स मुहैया भी कराई जाती है। किस प्रकार की तैयारी है प्लेटलेट्स को लेकर? एक्चुअली अभी 39 जो है सो पैकेट ब्लड जो है हमारे पास प्लेटलेट अवेलेबल है और जिसको भी ज़रूरत पड़ता है तो उसको हम लोग देते हैं। और डॉक्टर बेंच है कि एडवाइस तो डॉक्टर को करना है, जो फिजिशियन हमारे वहाँ पे हैं तो वो एडवाइस करते हैं तो हम लोग देते हैं। कभी कमी नहीं हुई है। लास्ट टाइम में भी डेंगू में कोई कमी नहीं हुई थी, उस समय तो 100 बोतल से भी ज़्यादा रहता था और इस बार भी जो है सो 39 अभी है। पेशेंट अपना रिक्विजिशन वहाँ से क्लिनिशियन लिख के देते हैं, उनके रिक्विजिशन पे प्लेटलेट का डिमांड रहता है। फिर हम लोग यहाँ इस कमरे में प्लेटलेट को सेपरेट करते हैं। प्लेटलेट कंसंट्रेट होता है, वो प्लेटलेट कंसंट्रेट को हम लोग फिर उनको जो डॉक्टर ने डिमांड किया है, जितना यूनिट किया है, उनको हम सप्लाई करते हैं। अब यहाँ इस मशीन में वो प्लेटलेट को पीआरबीसी से सेपरेट किया जाता है। यहाँ पे रोज तैयार होता है, डेली तैयार होता है। प्लेटलेट की लाइफ 5 डेज की होती है। नॉर्मल रेंज तो होता है 1.5 लाख से, कहीं 3 लाख भी लिखता है, कहीं 4.5 पर आप लोग चढ़ाते हैं, चला देते हैं? ऐसे माने हम लोग जो अभी तक देखे हैं प्रैक्टिकल अनुभव में 20,000 से नीचे के बाद चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए कि 20,000 के बाद नर्व पंक्चर होने का डर रहता है। इस बार क्या कंडीशन है? इस बार तो बहुत कम मांग है, माने एवरेज 5-6 निकल रहा है, खपत कम है। जी जी बिल्कुल। डेंगू की अगर बात करेंगे तो मरीजों के आंकड़े जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्लेटलेट्स सभी मरीजों को नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। डॉक्टर भी सलाह नहीं दे रहे हैं। हालांकि 20,000 से नीचे अगर प्लेटलेट्स पहुंच जा रहा है उसके बाद डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तब जाकर रिक्वेशन फॉर्म पर ब्लड बैंक है वो उसे प्लेटलेट्स मुहैया करा रहा है और जाहिर है पीएमसीएच अलर्ट पर है। और यहाँ पर फिलहाल अगर बात करेंगे स्टॉक में पर्याप्त मात्रा में प्लेटलेट्स भी उपलब्ध है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। राजेंद्र बस स्टैंड पर फर्जी जमाबंदी के मामले का खुलासा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने किया था। मामले पर डीएम के आदेश के बाद एसडीएम ने जांच शुरू कर दी है। एसडीएम ने राजस्व रिकॉर्ड और पंजी 2 की जांच की, जिसमें पाया गया कि जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ करके 85 कट्टा जमीन को भूमाफिया के नाम पर दर्ज किया गया है। बता दें कि एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है ताकि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। मीडिया के माध्यम से जब मुझे सूचना मिली तो मैं अंचल कार्यालय गया और राजस्व जो रिकॉर्ड है उसको देखा। इस क्रम में पंजी 2 को देखा गया। इससे स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ करके राजेंद्र बस स्टैंड की जो जमीन है उसमें किसी निजी व्यक्ति के नाम से जमाबंदी दर्ज कर दिया गया है। जो जमाबंदी दर्ज किया गया है जिसके नाम से, वह पेज अलग से लगाया गया है। जो जमाबंदी पंजी है उससे बिल्कुल ये इतर एक पेज मात्र उसमें इंटर कर दिया गया है। यह बिल्कुल फेक है। खबर भागलपुर से, जहां पर सबौर प्रखंड के मसाड़ू गांव में गंगा नदी लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है। उफनाई गंगा नदी के आगोश में घर समाते जा रहे हैं। नदी किनारे बने घर गंगा नदी में समाते जा रहे हैं और कुछ ही सेकेंड में घर गंगा में विलीन हो गया। लगातार हो रहे कटाव से ग्रामीण काफी दहशत में है। दूसरी ओर फ्लड फाइटिंग का काम भी काफी धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों में काफी नाराजगी भी देखी जा रही है। अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने को गंगा नदी में डूबता देखकर के लोग काफी मायूस दिख रहे हैं।
मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर, फताही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध। विस्तारीकरण के खिलाफ धरने पर बैठ गए लोग। कलेक्ट्रेट में सामूहिक आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं। फताही और आसपास के लोगों ने चेतावनी दी है। कलेक्ट्रेट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं लोग। कलेक्ट्रेट में आत्मदाह की धमकी भी दी गई है लोगों की तरफ से। फताही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध किया जा रहा है लोगों की तरफ से। अब धरने पर बैठ गए हैं विस्तारीकरण के खिलाफ लोग। कलेक्ट्रेट में सामूहिक आत्मदाह की धमकी भी दी जा रही है। बता दें आपको, लोगों ने चेतावनी दी है प्रशासन को और इसको लेकर के कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं लोग। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध किया जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।